हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फिर से वहीं से जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हम चल रहे थे चार्ल्स लैम्ब के द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स में, जहां पर चार्ल्स लैम्ब नन्हे मुन्ने बच्चे जो चिमनी को साफ करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके लिए सारी बातें बोलते हैं। वो उनको इतना अद्भुत मानते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चे जो है ना बहुत नाजुक हैं और बहुत सॉफ्ट है, टेंडर बोलता है उनको, टेंडर नोविस बोलता है। वो कहता है कि इन बच्चों के अंदर जो मार्मिकता है, इन बच्चों के अंदर जो सेंस जो भाव है इनके अंदर, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मुझे। उनके अंदर का जो अट्रैक्शन है वो मुझे फैसिनेट करता है उनकी तरफ। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, मतलब बस वो खुश रहें, आनंदित रहे। तो चलो उस पर हम आगे देखते हैं। फिर वो एक सलोपियन हाउस के बारे में बोलता है जो मिस्टर रीड चलाते हैं। और मिस्टर रीड एक सासाफ्राज नाम का एक पेय पदार्थ है, बीवरेज है, जो बेचते हैं। और वो उसी के बारे में आगे कहते हैं कि दिस इज सलूप, कि ये एक सलूप है। सलूप मतलब होता है ये एक वो दुकान है, ये बीवरेज वाली दुकान है, ठीक है ना। ये एक ऐसा सलूप है, ये बीवरेज शॉप है, या एक ऐसा बीवरेज है। द प्रीकॉशियस, असामयिक मतलब जो समय से पहले, असामयिक मतलब समय से पूर्व, हर वुमन डार्लिंग यानी कि समय से पूर्व जागने वाली जो शाक पत्तियाँ उगाती है ना महिलाएं, उनकी डार्लिंग है ये, उनका प्रिय है ये पेय पदार्थ, उनका डियर है, ठीक है ना। द डिलाइट ऑफ, और ये आनंद देता है, किसको आनंद देता है, ऑफ द अर्ली गार्डनर, उन मालियों को जो जल्दी जग जाते हैं, सुबह जल्दी जग करके और जल्दी जग करके वो गार्डनिंग करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा ये पेय पदार्थ लगता है। वो ट्रांसपोर्ट्स, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, हिज स्मोकिंग कैबेज, ये जो ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ये गार्डनर, ये क्या करता है, अपना स्मोकिंग यानी कि धुआं निकल रहा हुआ कैबेज यानी गोभी को, ठीक है ना, बाय ब्रेक ऑफ डे, अर्ली मॉर्निंग से वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हैमर स्मिथ से ले जाता है और कॉवेंट गार्डन के फेम्ड यानी प्रसिद्ध पियाजाज यानी मार्केट में ले जाता है। पियाजाज मानी मार्केट होता है ना। द डिलाइट, ये द डिलाइट है, आनंद है। एंड ओ आई फेयर, अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। किस चीज़ को लेकर के डर लग रहा है, टू ऑफन द एनवी, कि भाई ये जो गार्डनर को और ये जो हर वुमन है उसको बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है, और ये किसका कारण है, ईर्ष्या का कारण बन जाता है। किसके लिए, ऑफ द अनपेनीड स्वीप, किसके लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है, ऐसे स्वीपर्स के लिए, ऐसे स्वीपर्स के लिए जो अनपेनीड होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, बिल्कुल कैशलेस होते हैं, उनके लिए ये एक प्रकार की ईर्ष्या का कारण बन जाता है। एनवी होता है ईर्ष्या। हिम शुडस्ट दाव, मतलब ये लोग, जो दोनों लोग, कौन कौन, हर वुमन और एक हर वुमन के अलावा एक कौन है, ये गार्डनर है, ये दोनों क्या करते हैं, इन सासाफ्राज का आनंद लेते हैं। इनको देख देख करके जो पैनीलेस बच्चे होते हैं, उनके पास तो पैसा होता है, इनके पास पैसा नहीं होता, तो ये बेचारे एनवी करते रहते हैं। हिम शुडस्ट दाव हैप्पली, अगर उससे, किससे, इस बच्चे से, ये पैनीलेस स्वीप से अगर तुम मिल जाओ, हैप्पली यानी संयोग से, लाइकली पॉसिबली, अगर तुम मिल जाओ तो क्या होगा, एनकाउंटर कर लो, मिल जाओ, उनसे मुलाकात हो जाए तुम्हारी, तो विद दिस डिम वाइसेस, जब वो अपना काला सा, जब अपना काला सा जो वाइसेस होता है, फेस, अपना काला सा फेस जो है वो लटकाए हुए है, हैंगिंग करे हुए हैं, काला सा फेस उन्होंने क्या कर रखा है, हैंगिंग कर रखा है, किसके ऊपर लटका रखा है, ओवर द ग्रेटफुल स्टीम, उस शानदार सी भाप के ऊपर। किसकी शानदार भाप, जो उस सासाफ्राज की है, उसकी शानदार भाव के ऊपर। रिगेलिम, वो उसे रेलिश करती है, आनंद देती है, उसको रेलिश करती है, किससे, विद अ सम्चुअस बेसिन। सम्चुअस क्या होता है, सम्चुअस होता है स्वादिष्ट टाइप का, एक सकुलेंट टाइप का, कि एक सम्चुअस बेसिन है, एक ऐसे बर्तन में जो वो उसके मतलब बहुत स्वाद देगा उसको, ठीक है ना। इट विल कॉस्ट दी, तुमको ये इसकी कीमत क्या होगी, लगभग 3.5 पेनीज, इसके मतलब लगभग तुम्हें इस सम्चुअस बेसिन को अगर दोगे आप, इस प्रकार के जो बेसिन को आप अगर आप उनको दे दोगे, मतलब ये बेचारे पैनीलेस होते हैं, और पैनीलेस होने की वजह से ये क्या नहीं कर पाते, ये उनको खरीद नहीं पाते। और अगर तुम इनको क्या कर दोगे, इनको इस तरह की चीज़ों को, यानी कि ये शानदार, ये वैभवशाली, ये स्वादिष्ट जो बेसिन को अगर आप उनको पकड़ा दोगे, इसको स्प्लेंडेड भी कहते हैं, अगर इस स्प्लेंडेड बेसिन को, इन बर्तन को उसको दे दोगे, तो क्या होगा, बिल कॉस्ट दी, इसकी कीमत तुमको केवल 3.5 पेनीज आएंगी, यानी डेढ़ रुपये आएंगी, एक तरह से कह दो कि 3.5 पेनीज तुमको इसके लिए चुकानी पड़ेगी। एंड अ स्लाइस ऑफ डेलिकेट, और अगर तुम उसको एक कोमल सी ब्रेड भी दे दो और थोड़ा सा बटर भी दिला दोगे ना, तो इसके लिए तुम्हें 1/2 पेनी और मिल जाएगी, मतलब लगभग 2 पेनीज में बेचारों का पेट भर जाएगा। तुम्हारे पास है तो इसको ज़रूर देना, ठीक है ना। वहाँ पर एक टेस्टर देने की बात करता है,
ठीक है ना, 1-2 पैनी देने की बात करता है। यहाँ पर वो 1.5 पैनी की इनको बता रहा है कि भाई इसकी कीमत केवल तुम्हारे लिए हाफ पैनी होगी, और फिर अगर तुम इसमें अगर ब्रेड और बटर दे देते हो तो मतलब 1.5 हो गई, इधर 3 हाफ पैनीज, तो 1.5 हो गई ना, 3 हाफ पैनीज, 1.5 पैनीज हो गई, और ये जो हो गई यहाँ पर क्या है, हाफ पैनी हो गई, ठीक है ना, किसके लिए, ब्रेड और बटर के लिए। तो सो में दाई कुलिनरी फायर, जिससे कि तुम्हारी जो चुमनी की फायर है, चुमनी होती है रसोई वाली, जो किचन फायर्स है, जिससे कि तुम्हारी किचन फायर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ईज हो जाएंगी, यानी उनको आसान बना दिया जाएगा, उन पे से हटा दी जाएगी। क्या जो ओवरचार्ज सीक्रेशन हो रहा है, मतलब अत्यधिक रिसाव की वजह से ज़्यादा कालिक आ गई है उन चिमनियों पर, उसको हटा दी जाएगी। फ्रॉम द डाइवर्स प्लेस्ड हॉस्पिटलिटीज, किसकी वजह से, जो तुमने बहुत बुरी तरह से जो मेहमानबाजी की है, जो अपने मेहमानों का बहुत स्वागत करने के लिए तुमने बहुत किचन को गंदा किया है, क्योंकि मेहमानों का स्वागत करने के लिए तुमने हर कुछ बनाया है, तो तुमने क्या किया है, चिमनी को गंदा किया है, कालिक किया है चिमनी पर, करलब, और इतना धुआं तुमने उड़ाया है, इतना करलब किया है कि लाइटर वॉल्यूम, कि ये हल्का सा वॉल्यूम जो है कहाँ तक पहुँच गया है, इसका हल्का हल्का वॉल्यूम वेल्किन तक पहुँच गया है, वेल्किन यानी स्काई तक पहुँच गया है। तुमने इतना इसमें फायर जलाया है, इतना आग जलाया है, पूरी चिमनी तो काली हो ही गई, लेकिन इसकी धुआं जो है हल्की हल्की सी कहाँ पहुँच गई, आकाश तक पहुँच गई है। सो मे द डिसेंडिंग सूट नेवर टेंट, और जब तुम ये इसको अगर इतना पैसा दे दोगे तो ये तुम्हारे लिए वैसे ही काम कर जाएंगे। लगभग आप 1.5 पैनीज यानी कि 3 हाफ पैनीज तो उसमें उसको ससाफ्राज दिलाने में, और आपको अगर टेस्ट उसको ब्रेड और बटर दिलाने में अगर आप हाफ पैनी और चली जाती है तो ये तुम्हारा काम वैसे ही कर देंगे। तो जिससे कि जो डिसेंडिंग सूट है, यानी कि जो ये कालिक जो उतरी है किसके ऊपर, चुमनी के ऊपर, नेवर टेंट द कॉस्टली वेल इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि वो जो चुमनी पे से वो कालिक निकल करके कभी भी तुम्हारे महंगे महंगे जो अवयव हैं, तत्व तुमने डाले हैं किसके अंदर, सूप्स के अंदर, जो सूप्स तुमने बनाए मेहमानों की मेहमानबाजी में, उनको क्या करेंगी, वो खराब नहीं करेंगी। नॉर द ऑडियंस क्राई, और ना ही वो घृणित आवाज़ें सुनाई देगी, किसकी, है ना, क्विक रीचिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जल्दी से जल्दी पहुंचती हुई, क्या पहुंचती हुई, गली से गली पहुंचती हुई, जल्दी से जल्दी आती हुई गली, हर गली में क्या, ऑफ द फायर चिमनीज, क्या आग लगी हुई चिमनियों को बुझाने के लिए क्या आती हैं, क्या इनवाइट करते हैं अपन, रेटलिंग इंजन्स, जो रेटल होते हैं मतलब तेज आवाज़ करने वाले इंजन्स को बुलाते हैं, फ्रॉम 10 एडजेसेंट, जो आसपास के 10 पैरिशेस गाँवों से आ जाते हैं। भैया अब तुम है ना उन इतनी महंगे महंगे आग बुझाने के लिए, जैसे तुम्हारी चिमनी में अगर ज़्यादा कालिक लगी रहेगी तो क्या होगा, आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तो उसको बुझाने के लिए आसपास के 10 गाँवों से क्या होगा, क्या आएंगी, गाड़ियाँ आएंगी, दमकल आएंगी या फायर ब्रिगेड्स आएंगी। उसकी बजाय तो बढ़िया है कि इसको आप 2 पैनी में तुम ये मतलब 4 पैनी एक तरह की होगी, 4 पैनीज में आप क्या करो, 4 हाफ पैनीज उनमें इसको सुलटा दो, यानी कि सासाफ्रास दिला दो उसको 1.5 पैनीज का, यानी कि 3 हाफ पैनीज का, और आधा पैनी का उसको क्या दिला दो, ब्रेड और बटर दिला दो। टू डिस्टर्ब, जिससे कि वो व्यवधान होगा, फॉर ए कैजुअल सिंटिलेशन, जो अचानक आने वाली जो चमक है किसकी, तुम्हारी जो पॉकेट पीस तुम्हारी शांति, और पॉकेट तुम्हारी जेब की। कहने का मतलब तुम्हारी जो शांति व्यवधानित हुई है किसकी वजह से, ये फायर ब्रिगेड्स के आने से, तुम्हारी पॉकेट जो खर्च हुई है उनको सबको सिंटिलेट कर देगा, चमक दे देगी, क्या, चमक देना, चमकाना, ये मतलब तुम्हारी जेब को और तुम्हारी शांति को अच्छे से चमका देगी अगर तुम क्या करोगे, इन जो चिमनी स्वीपर्स हैं इनकी मदद करोगे, इनको आप पैसा दे करके इनको सासाफ्रास और ब्रेड बटर दिलवाओगे। आई एम बाई नेचर एक्सट्रीमली ससेप्टिबल, मैं थोड़ा संशयवादी हूँ, और ऑफ स्ट्रीट अफ्रेंट्स, किन के लिए, मतलब मैं अत्यधिक संशयवादी व्यक्ति हूँ, जो स्ट्रीट में जो मामले सामने आते हैं, अफेयर सामने आते हैं, स्ट्रीट्स में जो अफ्रेंट्स होते हैं, मजाक होती हैं, मजाकिया मुद्दे, या फिर अफेयर्स कह सकते हो आप इन्हें, जो गली में जो मुद्दे होते हैं, मैं उन गली के मुद्दों के लिए बहुत संवेदनशील हूँ, सेंसिटिव हूँ, है ना, ससेप्टिबल हूँ। ससेप्ट जो होता है इसका मतलब थोड़ा सा मैं सेंसिटिव टाइप का आदमी हूँ। द जीयर्स, वो मजाक, एंड टॉन्ट्स, और जो ताने, ठीक है ना, ऑफ द पॉपुलर्स, जो लोगों के मुझे सुनने को मिलते हैं, और वो लोगों के पता है कैसे लगते हैं मुझे, लो ब्रेड ट्रम्प दे डिस्प्ले ओवर द कैजुअल ट्रिप, कि बहुत ऐसा लगता है निम्न कुल के, लो ब्रेड होता है निम्न जन्म के, निम्न कुल की जीत सी लगती है वो, दे डिस्प्ले, वो जो मुझे प्रदर्शित करते हैं, ओवर द कैजुअल ट्रिप, एक आकस्मिक ट्रिप पर, एक आकस्मिक यात्रा पर, और स्प्लैश्ड स्टॉकिंग, और जो चमकते हुए दांत है, चमकते हुए दांत किसके, जेंटलमैन के,
ठीक है ना, उनके प्रति मैं बहुत ससेप्टेबल हूँ। जैसे वो कहता है, देखना मैं, मेरी नेचर ही ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है क्या कि मैं अत्यधिक ससेप्टेबल हो जाता हूँ, अत्यधिक संशयवादी हो जाता हूँ, अत्यधिक मैं मतलब संवेदनशील हूँ उन मजाकिया मुद्दों के लिए, जैसे मजाक हो गया, ताने हो गए, और जो लोग ताने मारते हैं उनके लिए, या फिर निम्न तरह की जीत अगर किसी व्यक्ति को मिल गई हो और उस जीत पर वो अपने दांत निकाल दें, यह ना जैसे एक सज्जन आदमी ऐसा कर दें, फिर भी मैं सहन कर सकता हूँ। मतलब मुझे सारे मजाक सहन नहीं है, लेकिन मैं सहन कर सकता हूँ द जोकुलरिटी, मजाक को। किसकी मजाक को सहन कर सकता हूँ? एक यंग स्वीप की विद समथिंग मोर देन फॉरगिवनेस। जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो यंग स्वीप अगर स्माइल करता है या मुझसे मजाक करता है, वो फॉरगिवनेस से भी ज़्यादा कुछ है। मतलब मैं माफ़ तो करूँगा ही उसको, लेकिन मैं उसको कुछ देना भी चाहूँगा। इन द लास्ट विंटर, पिछली सर्दियों की बात है, एक घटना बताता है, वो नॉस्टैल्जिक हो जाता है वो थोड़ा सा। बट वन, एक ऐसे ही बच्चा, ठीक है ना, पेसिंग अलॉन्ग चीप साइड, जब मैं बट मतलब इन द लास्ट विंटर बट वन, भाई पिछली सर्दियों में, लेकिन एक दिन की बात है कि जब मैं पेसिंग कर रहा था, चल रहा था अलॉन्ग चीप साइड के पास, तो विद माई अकस्टम्ड, मेरी अपनी जो रेगुलर है, नियमित रेगुलर प्रीसिपिटेशन के साथ, प्रीसिपिटेशन मतलब होता है चाल के साथ, मैं अपनी गति के साथ जो चल रहा था, चाल गति। तो व्हेन आई वॉक, जब मैं चल रहा था, ठीक है ना, बेस्ट वर्ड, पश्चिम की तरफ, एक टीचरस स्लाइड, एक खतरनाक स्लाइड, यानी क्या हो गया, मैं एक खतरनाक रूप से स्लाइड हो गया, फिसल गया, और मैं इसकी वजह से कहाँ आ गया, अपॉन माई बैक, मेरे पीठ के बल पर गिर गया, ठीक है ना। इन एन इंस्टेंट मानी एक ही क्षण में, मतलब मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। फिर क्या हुआ, आई स्क्रैम्बल्ड अप विद माई पेन, मैं क्या हुआ, स्क्रैम्बल करने लगा, करहाने लगा, मैं मुड़ने लगा, स्क्रैम्बल करने लगा, किससे, मेरे पेन से, एंड शेम और शर्म से, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, कितने लोग देख रहे हैं, मैं फिसल गया, मुझे स्क्रैम्बल करने लगा, मैं थोड़ा सा कराने लगा, मुड़ने लगा। यट फिर भी आउटवर्डली, और बाहर की तरफ से मैं ट्राई कर रहा था टू फेस इट डाउन, कि मैं जैसे तैसे इसको डाउन कर दूं, मतलब मैं इस चीज़ को दिखाऊं नहीं, रिप्रेजेंट ना करूं, एज इफ नथिंग हैड हैपन, और ऐसा दिखावा करूं कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ऐसा कोशिश भी कर रहा था। फिर क्या हुआ, वैन द रगिश ग्रीन, तब उसी समय पर ये शैतानी जो बच्चा है उसकी मुस्कुराहट सुनाई दी मुझे, और वन दीज यंग विट्स, इनमें से किसी एक यंग मानी छोटे से, विट्स मानी एक इंटेलिजेंट बच्चे की मुझे चहचहाट क्या हुई, मतलब मुस्कुराहट सुनाई दी, ठीक है ना, मुस्कुराहट क्या सुनाई दी मुझे, यंग बिट्स की मुस्कुराहट सुनाई दी। एनकाउंटर्ड मी, वो मेरे को सामने आई, मतलब मैं वहाँ पर क्या हुआ कि जो छोटे से बच्चा था ना, वो छोटा सा चिमनी स्वीपर, वो मुझे गिरता हुआ देख करके क्या करने लग गया, हंसने लग गया, मुझे गिरता हुआ देख करके हंसने लग गया। देयर ही स्टूड, वो वहाँ पर खड़ा हो गया, पॉइंटिंग मी, और मेरे को इशारा करके, आउट विद हिज डस्की फिंगर, अपनी काली सी उंगली से, ठीक है ना, टू द मॉब, भीड़ की ओर इशारा कर रहा था, फिर मेरी ओर इशारा कर रहा था काली उंगली से, उसकी डस्की फिंगर हो गई वो। एंड टू ए पुअर वुमन, और वो एक गरीब सी महिला की तरफ भी इशारा कर रहा था, शायद मुझे लगा वो उसकी माँ होगी, आई सपोज इज मदर, मुझे लगा कि उसकी माँ होगी, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से। टिल द टीयर्स, और वो तब तक हंसता रहा जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, फॉर द एक्सक्यूसाइटनेस ऑफ द फन, उस आनंद की उत्कृष्टता तक, मतलब वो इतना हंस रहा था मुझे गिरता हुआ देख करके, तो वो इतना हंस रहा था कि आनंद की उत्कृष्टता तक हंसता ही रहा, और उसकी आंखों से आंसू नहीं आ गए तब तक वो हंसता ही रहा। सो ही थॉट, उसने सोचा, इट, ऐसा, मतलब उसने ऐसा सोचा, बग्ड देमसेल्व्स आउट एट द कॉर्नर्स ऑफ हिज पुअर, और ये तब तक हंसता रहा जब तक कि खुद आंखें इतनी काम कर रही थी उसकी हंसने में, जैसे जब तक कि उसके कॉर्नर्स में, आंखों की कॉर्नर में, किसके में, उस पुअर रेड आइज, वो जो उसकी गरीब या कमज़ोर सी, मतलब फीकी पड़ी हुई लाल लाल आंखों में, जब तक क्या हो गई, वो रेड हो गई, फ्रॉम मैनी ए प्रीवियस वीपिंग्स, मतलब क्या हो रही है, पहले ही जो लाल है वो आंखें, किससे, रेड किसकी वजह से, रेड को वो एक्सप्लेन करता है, रेड किसकी वजह से, क्योंकि पहले कई बार वो रोया है, और कई बार रोने की वजह से कॉर्नर से उसकी आंखों में क्या लालिमा आ गई, ब्लरनेस आ गई थी, तब तक वो हंसता रहा। एंड सूट इनफ्लेम्ड, और जो काजल है, मतलब जो कालिक है, सूट यानी कालिक, जो चुमनी से निकलती है, उस कालिक से क्या हुआ था, इनफ्लेम्ड यानी सूजी हुई, या ट्विंकलिंग, फिर भी चमचमा रही थी, थ्रू ऑल विद सच ए जॉय, पूरी तरह से चमचमा रही थी इस तरह की खुशी से, ठीक है ना। और क्या हुआ, इस खुशी से, इस आनंद ने, उसके इस हंसने ने, स्नैच्ड आउट,
क्या कर लिया, छीन लिया। क्या छीन लिया, डेजोलेशन, निर्जनता को। मतलब वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, मतलब वो इतना तेज हंस रहा था मुझे देख देख करके कि वो डेजोलेशन जो था, वहाँ पर आसपास कोई लोग नहीं थे, वहाँ पर उसकी हंसी को सुन करके सारे लोग इकट्ठे हो गए। दैट होगर्थ, वो होगर्थ भी, कौन सा होगर्थ, वो पेंटर, बट होगर्थ हैज़ गॉट हिम ऑलरेडी, होगर्थ ने उसकी पेंटिंग पहले से ही बना दी होगी। हाउ कुड ही मिस, क्योंकि वो कैसे मिस कर सकता है। होगर्थ ने एक मार्च टू फिंसले बनाई थी, एक पेंटिंग बनाई थी, एक प्रकार का ये मार्च था, ठीक है ना। तो इस मार्च ऑफ फिंसले में उसने एक जो पेंटिंग बनाई थी उसमें उस बच्चे को भी दिखाया होगा, ग्रीनिंग, जो मुस्कुरा रहा है एट द पाईमैन, किसकी ओर, पाईमैन की ओर, ठीक है ना। देयर, वहां पर ही स्टूड, वो खड़ा रहा, एज ही स्टैंड, जैसे वो खड़ा रहता है इन द पिक्चर में। मतलब इस तरीके से ये एक सीन बनाया मार्च टू फिंचले, और ये बनाया है किसने, ये होगर्थ ने। होगर्थ पेंटर है और ये मार्च टू फिंचले एक प्रकार का मार्च है, ये मूवमेंट है जो ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं लंदन के, वो करते हैं वहाँ पर एक अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। ही स्टैंड्स इन पिक्चर, वो पिक्चर में स्टैंड करता है, इनरिमूवेबल, अब वो वहाँ से हटेगा नहीं। एज इफ, ऐसा लगेगा मानो द जस्ट, ये मजाक जो है जो उसने मेरे साथ किया, जो मेरे गिरने पर उसको आनंद आया, वॉज टू लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। विद सच अ मैक्सिमम ऑफ गिली, इसी तरह की अपनी अधिकतम मुस्कुराहट के साथ, अपनी अधिकतम हंसी के साथ, एंड मिनिमम ऑफ मिस्चीफ, और इसमें न के बराबर शरारत है। शरारत तो मैंने की थी, मैं गिर गया था, और सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट है उसका भोलेपन पर, मुझे ये भोलापन उसका हमेशा जिंदा रहेगा। इन इज मिर्थ, और वो अपने हमेशा खुशी में रहेगा। इस बच्चे को मैं किसी भी तरीके से खुशी तो दे पाया। फॉर द ग्रेन ऑफ ए जेन्युइन स्वीप, ये जो ओरिजिनल स्वीप है, असली स्वीप है, इस स्वीप की, ग्रिन के लिए, मुस्कुराहट के लिए, हैथ एब्सोल्युटली नो मैलिस, इसके अंदर जो कोई भी क्या नहीं है, द्वेष नहीं है, इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, किसी प्रकार की जलन नहीं है इन इट, इसके अंदर। दैट आई कुड हैव बीन कंटेंट, कि जिससे कि मैं संतुष्ट हो गया था। इफ द ऑनर ऑफ ए जेंटलमैन माइट एंड्योर इट, कि अगर मुझ जैसे सज्जन आदमी का अगर सम्मान इसको सहन कर सकता है, मतलब इस तरह की इस बालक की मुस्कुराहट को, और मेरा जो उसने मजाक उड़ाया था उसको अगर सहन कर सकता है, टू हैव रिमेन्ड हिज बट, तो वो ऐसा है, वो आदमी वो अपनी बट पे ही रहेगा, अपने पिछवाड़े पर ही लेटा रहेगा। एंड इज मॉकरी, और जो उसकी मॉकरी, उसका मजाक है, वो मध्य रात्रि तक चलती ही रहेगी। कहने का मतलब वो लेटा रहेगा, वो उठेगा नहीं, और वो वहीं पर अपने बट मतलब अपना जो बैक साइड होता है जिस पर अपन बैठते हैं, तो वहीं पर बैठा रहेगा, और वो मध्य रात्रि तक उसको हंसने का मौका देगा। क्योंकि अगर ऐसा बालक, जेन्युइन बालक अगर असली रूप से हंस रहा है, जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, तो उस बालक की हंसी में वो नो जेलसी बताता है। वो कहता है कि बालक की हंसी मुझे ज़्यादा एंड्योरेबल है बजाय किसी और व्यक्ति के, ठीक है ना। अब वो कहता है, आई एम बाई थ्योरी ऑब्ड्यूरेट, मैं अगर सैद्धांतिक रूप से कहूँ, बाई थ्योरी मतलब सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली, अगर मैं सैद्धांतिक रूप से बात करूँ तो सैद्धांतिक रूप से मैं ऑब्ड्यूरेट हूँ। ऑब्ड्यूरेट मतलब मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, है ना, अडिग हूँ। किस बात पर अडिग हूँ, टू द सेडक्टिवनेस ऑफ वॉट आर कॉल्ड फाइन सेट, किसके प्रति मैं एडिक्टिव हूँ। वो कह रहा है कि मैं ऑब्ड्यूरेट हूँ। ऑब्ड्यूरेट आदमी जो होता है ना, वो जिद्दी होता है, अडियल होता है। कैसा होता है, अडियल होता है। संजय सर एक बार पानी की कर दो। किसके प्रति, कि सेडक्टिवनेस के प्रति। सेडक्टिवनेस मतलब आकर्षण, किसके आकर्षण के प्रति। वो कहता है कि मैं आकर्षण के प्रति क्या हूँ, ऑब्ड्यूरेट हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे वो आकर्षण मिले, मैं जिद्दी हूँ, वो आकर्षण प्राप्त नहीं करना चाहता उस चीज़ का जिसको अपन एक फाइन सेट ऑफ क्या कहेंगे, टीथ कहेंगे। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ कोई और हंसे, मतलब वो स्वीपर जब हंसता है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन और कोई व्यक्ति हंसे तो वो मुझे बुरा लगता है। वो कह रहा है कि एवरी पेयर ऑफ रोजी लिप्स, मतलब जो गुलाबी होठों वाला प्रत्येक जोड़ा, मतलब कहने का मतलब महिलाओं की बात कर रहा है वो, है ना। एक तरह से उसने मेटोनिमी यूज किया है। और सिनेक्डकी भी यूज किया है उसने। ओरिजिनली तो सिनेक्डकी है। वो कह रहा है कि प्रत्येक होठ, गुलाबी होठ, इसका मतलब प्रत्येक महिला। वो कह रहा है लेडीज मस्ट पार्डन मी, लेडीज मुझे माफ कर दें, लेकिन अगर वो कोई भी महिला अगर बोल रही है और वो दांत निकाल रही है तो वो एक कास्केट की तरह है। उसके होठ एक किसकी तरह है, एक टोकरी की तरह है। कास्केट टोकरी होती है। प्रिजुमेबली होल्डिंग, संभव रूप से, संभवतः होल्डिंग सच ज्वेल्स, जो ऐसी टोकरी लग रहे हैं उसके होठ, जो जिसके अंदर ऐसे ज्वेल्स है, मतलब ज्वेल्स मतलब दांत, ऐसे टीथ है। बट मी थिंक, मुझे लगता है, दे शुड टेक लीव टू एयर, कि उन होठों को खोल देना चाहिए जिससे कि दांतों में हवा चली जाए,
ठीक है ना, एज फ्रूगली एज पॉसिबल, उतना मितव्ययता के साथ जितना हो सके संभव, ठीक है ना, जितना जितना कम हो उतना वो क्या करे, उनको होठों को खोले हवा के लिए। द फाइन लेडी, ये जो भली महिला है, और फाइन जेंटलमैन, और ये भला जो आदमी है, हु शो मी देयर टीथ, जो मुझे अपने दांत दिखाते हैं, शो मी बोन्स, ऐसा लगता है दांत नहीं है वो हड्डियाँ हैं, मतलब मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं इस बात को स्वीकारूंगा, दैट फ्रॉम द माउथ ऑफ ए ट्रू स्वीप, कि अगर एक सच्चा स्वीप, एक असली स्वीप अगर मुझे डिस्प्ले करता है, क्या ये अपने दांत भले कितनी भी लेवल तक कर दे, वो ऑस्टेंटेशन के लेवल तक कर दे, मतलब दिखावा के लेवल तक कर दे, तो ऑफ दोज वाइट, उस सफ़ेद और शाइनिंग ऑसिफिकेशन को, शाइनिंग यानी चमकीली हड्डियों को, क्योंकि अब उसकी दांत जो है वो हड्डियाँ ही हैं एक तरह की, क्योंकि कमज़ोर है वो, तो उसकी हड्डियों को वो कितना भी मुझे दिखा दे, स्ट्राइक्स मी एज एन एग्रीएबल अनोमली, लेकिन वो मुझे ऐसा प्रहार करती हैं ये उसके दांत, जैसे कि एक एग्रीएबल, मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ, अनोमली यानी विसंगति के साथ, इन मैनर्स यानी व्यवहार में, भली ये व्यवहार में एक क्या लगती है, एक विसंगति सी लगती है, लेकिन व्यवहार तौर तरीके, उसके व्यवहार में विसंगति लगती है, लेकिन मैं फिर भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये जो स्वीप है, ये अगर हंसता है तो मैं इसकी हंसी को, इसके दांतों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जो महिलाएं हैं जिनकी रोजी रोजी लिप्स हैं, वो अगर हंसती हैं तो ये समझ लो कि उनको नहीं हंसना चाहिए, उनको दांतों को हवा के लिए कम खोलना चाहिए, क्योंकि उनका हंसना मेरे लिए ऐसा लगता है वो हड्डियाँ दिखा रही है। एंड एन अलाउएबल पीस ऑफ फॉपरी, और दिखावे का एक मुझे क्या लगता है कि एक अनुमति प्रदान कर देने वाला एक क्या लगता है, पीस लगता है। फॉपरी होता दिखावा, ठीक है ना, दिखावा। इट इज एज वैन, ऐसा लगता है जैसे मानो कि अ शेवल क्लाउड, एक काला सा बादल, एक काला सा बादल क्या कर रहा है, टर्न्स फोर्थ, वो उजागर कर देता है सिल्वर लाइनिंग को, एक चमकीली चमक को या कतार को, लाइनिंग को, ऑन द नाइट, रात में क्या होता है, काला बादल जो होता है एक चमकीली लाइन जैसे प्रस्तुत कर देता है। तो ये बालक जो है ये काला बादल है, और ये इसके दांत जो है चमकीली लाइन की तरह है, और जब ये दांत दिखते हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एग्रीबल है, कंटेंटफुल है, और मैं इनको मतलब आराम से इनको देख करके, इसके दांतों को देख करके, हंसी को देख करके स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वैसे बाय थ्योरी मुझे महिलाओं की हंसी और जेंटलमैन की हंसी बुरी लगती है, वो अपनी हंसी कर रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, इसका हड्डी दिखा रहे हैं, और ये हड्डी दिखाते हैं तो भी मुझे दांत लगते हैं, तो देखो मुझे अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक सम रेमनेंट ऑफ जेंट्री, ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर कुलीनता का कोई तत्व है, ऐसे ऐसा लगता है जैसे कुलीनता का या कुलीन परिवारों का इनके अंदर तत्व है, कहीं ना कहीं इनके गुण हैं, ठीक है ना, नॉट क्वाइट एक्सटिंक्ट, जो अभी तक विलुप्त नहीं हुए हैं। मतलब इनको देख करके मुझे इनके अंदर कुलीनता नज़र आती है, क्योंकि ये बालक जन्म से स्वीपर नहीं है, बल्कि इनको एबडक्ट किया गया है या अडॉप्ट किया गया है, या तो इनका अपहरण हुआ है या इनको गोद लिया गया है, तब जाकर के स्वीपर बने हैं, लेकिन इनके अंदर कुलीनता के तत्व हैं, कुलीनता के गुण हैं। वेज ऑफ बेटर डेज, ऐसा लगता है कि ये एक बिल्ला है, एक संकेत है किसका, अच्छे दिनों का, कि ये डेफिनेटली अच्छे दिनों में ये जन्मे हैं, एंट ऑफ नॉबिलिटी, और ये जो इनके अंदर रेमिनेंट है, ये ऐसा लगता है इनकी श्रेष्ठता का एक हिंट है, एक टिप्पणी है, श्रेष्ठ हैं ये बहुत श्रेष्ठ रहे हैं, श्रेष्ठता। एंड डाउटलेस, और निसंदेह रूप से, अंडर द ऑब्सक्यूरिंग डार्कनेस, ये एक बहुत ही धुंधली सी अंधेरे के अंदर। एंड डबल नाइट ऑफ द ईयर फॉरलॉर्न यानी होता है परित्यक्त, त्यागा हुआ, डिस्गाइजमेंट, और इसकी जो डिस्गाइजमेंट यानी जो इसने जो अपना नॉबिलिटी को त्यागा हुआ है, इसने जो अपनी उच्च कुलता को त्यागा हुआ है, फॉरलॉर्न भूला हुआ, त्यागा हुआ जो डिस्गाइजमेंट है, इसका नॉवल रूप है, नॉवल फॉर्म, सॉरी, नॉवल फॉर्म। इसकी जो उच्च कुलता है उसकी अंधेरे में, डबल अंधेरे में, और उसके धुंधले से डार्कनेस में ऑफन टाइम्स कभी कभी लग छुपा हुआ है गुड ब्लड, अच्छा सा ब्लड। ये जो इसकी ज़िंदगी अंधेरी सी पड़ी है, इसकी ज़िंदगी में जो है प्रॉपरली क्या है, एक परित्यक्त ताका हुआ नॉवल फॉर्म है, मतलब इसका रूप जो है ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका जो भेष बदला हुआ है ना, उससे लिख नहीं रहा है कि ये नोबल परिवार का है, तो लेकिन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है इसके अंदर, लर्क यानी छुपा हुआ है गुड ब्लड, अच्छी रक्त, रॉयल ब्लड छुपा हुआ है। एंड जेंटल कंडीशंस, और अच्छी स्थितियाँ छुपी पड़ी है। डिराइव्ड फ्रॉम लॉस्ट एंसेस्ट्री, ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति ये कहाँ से ली गई है, खोई हुई विरासत या क्या कहते हैं उसको, प्राचीनता से ली गई है या पूर्वजता से ली गई है, मतलब इसका जो एंसेस्ट्री रही है, उसके जो पूर्वज रहे हैं वो बहुत ही उच्च कुल के रहे हैं।
एंड लेफ्ट पेडिग्री, और ऐसा लगता है कि एक ऐसी पेडिग्री से है, एक ऐसी नस्ल से है ये जो अब लुप्त सी हो गई है, ठीक है ना, नस्ल बहुत ऐसी मतलब रॉयल नस्ल से है ये। द प्री मैच्योर अप्रेंटिसमेंट्स ऑफ दीज टेंडर विक्टिम्स, ये जो कोमल शिकार हैं, ये कोमल समाज के शिकार हैं, ठीक है ना, कोमल शिकार हैं ये किसके, समाज के। आज जो समाज है इन बच्चों का बाल शोषण कर रहा है, और जब शोषण कर रहा है तो उसके ये अप्रेंटिस मान यानी नौसिखिए, ये क्या है कि बहुत ही प्री मैच्योर नौसिखिए हैं, मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए, इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये गिव बट टू मच एनकरेजमेंट, ये हमको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। आई फियर, मुझे तो डर लगता है, टू क्लैंडेस्टाइन एंड टू ऑलमोस्ट इन्फेंटाइल एब्डक्शन, मुझे लगता है कि इनके अंदर छुपा हुआ सा कोई चीज़ छुपी हुई है, छुपा हुआ है, और लगभग मुझे लगता है कि इनके अंदर एक शैशवीय अपहरण किया गया, इनका शैशवीय अपहरण है, मतलब ये छोटे थे ना तभी इनका अपहरण किया गया और इनको छुपा के रख दिया गया है। इनको मतलब समाज में बड़ा बनने के लिए नहीं छोड़ा गया, शिक्षा के लिए नहीं छोड़ा गया है, इनका अपहरण करके इनको क्लैंडेस्टाइन कर दिया गया है। इनका जो भाग्य है इसको अलग रूप में दे दिया गया है, इनको छुपा लिया गया इनकी माँ से, इनको रूप अलग दे दिया गया है। द सीड्स ऑफ सिविलिटी, लेकिन इनके अंदर सभ्यता के बीज, इनके अंदर क्या है, सभ्यता के बीज हैं, इनके अंदर सभ्यता के बीज हैं। एंड ट्रू कर्टेसी, और एक सच्चा शिष्टाचार है, एक सच्चा शिष्टाचार है। सो ऑफन डिसर्निबल, जो कई बार देखने को मिला है, कई बार पहचाना जा सकता है, किसके अंदर पहचानना, कई बार पहचाना जा सकता है इन दीज यंग ग्राफ्ट्स, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर। ग्राफ्ट्स नॉट अदरवाइज टू बी अकाउंटेड फॉर, किसी और दूसरे कारण से मैं इनको ग्राफ्ट नहीं कह रहा हूँ, ये ग्राफ्ट इसलिए है क्योंकि इनको कहीं से ला करके कहीं लगा दिया गया। ग्राफ्टिंग होती है ना, जैसे ग्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे कोई प्लांट को कहीं से काट करके किसी में से किसी में लगा दिया, तो इनके माँ बाप से इनको छीन करके और दूसरों को दे दिया गया है, ठीक है ना। प्लेनली सिंपल रूप से हिंट एट सम फोर्स्ड एडॉप्शन, ऐसा लग रहा है जैसे इनको या तो बलपूर्वक किसी के द्वारा गोद लिया गया है। मैनी नोबल रेचल्स, कई ऐसी जो श्रेष्ठ रेचल माई होंगी, मॉर्निंग फॉर, कई ऐसी रेचल मॉर्निंग्स होंगी फॉर देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के लिए सर्च कर रही होंगी। इवन इन आवर डेज, हमारे दिनों में भी, काउंटिनेंस द फैक्ट, और वो इस तथ्य का सामना करती होंगी, द टेल्स ऑफ फेरी स्प्रिटिंग में शेडो अ लेमेंटेबल वेरिटी, और जो क्या है, टेल्स है, कहानियां हैं, किसकी, फेरी मानी होता है परियों वाली, परियों की, जो परियों की कहानियां हैं, में शेडो, वो भी क्या करेंगी, शेडो कर देंगी, छाया ढक देगी, किस पर, एक बिलाप वाली वेरिटी पर, यथार्थता पर। मतलब आपने परियों की कहानियां सुनी हैं, बिलाप वाली यथार्थता, वास्तविकता। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि परियां क्या करती थी, एक बच्चे को दूसरी जगह से, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाती थी। हो सकता है कई रेचल मदर्स होंगी, और उन रेचल्स मदर्स जो होती हैं वो बिलाप कर रही होंगी, मॉर्निंग यानी बिलाप करना, रेचल्स कई सारी जो बिलाप कर रही होंगी अपने खोए हुए बच्चों के लिए, और इन बच्चों को परियां एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले गई होंगी। एंड द रिकवरी ऑफ द यंग मॉन्टेग्यू, और अगर कोई ये यंग मॉन्टेग्यू, मतलब वो कहता है कि वो जो चुराया हुआ बच्चा है, रेचल मदर थी ना, उसके क्या बच्चे को क्या उठा करके कौन ले आई, परी ले आई, तो उसको परी को ले आई। अब जो कि ऐसी इनकी माओ से इन बच्चों को उठा करके लाया गया है परियों के द्वारा या किसी और के द्वारा। और अगर मान लो कोई यंग मॉन्टेग्यू यानी कोई ऐसा बच्चा अगर वो वापस से मिल जाए अपनी माँ को भी, बट अ सॉलिटरी इंस्टेंस, ये एकमात्र उदाहरण होगा किसका, अच्छी किस्मत का। तो रेचल का ये अच्छी किस्मत होगी, इस बच्चे की एक अच्छी किस्मत होगी। ऑफ मैनी इररिपेरेबल एंड होपलेस डिफाइलेशन, जो किस्मत से होगी बहुत सारी इररिपेरेबल, जिनको कभी सही नहीं किया जा सके, असुधार्य, असुधार्य, होपलेस यानी निराशापूर्ण, आशाहीन, डिफाइलेशन यानी होता है लॉस, हानियां। तो ऐसी कई डिफाइलेशन होगा, कई हानियां हुई हैं जो निराशापूर्ण रही हैं। उन कई हानियों में, कई असुधार्य हानियों में जो कभी सुधारी नहीं जा सकती, उनमें से एक अच्छी किस्मत ये होगी कि अगर एक माँ अपने बच्चे को दोबारा पाले, यानी कि ये बच्चे किसी माँ से छीने हुए बच्चे हैं, गोद लिए गए बच्चे या अपहृत किए हुए बच्चे हैं, और ये बच्चे बदकिस्मती से इनको चिमनी स्वीपिंग के काम में डाल दिया गया है। कहने का मतलब देखो सिंपल है, देखो इन वर्ड्स में उलझा रहा है, बाकी का ये है सारी चीज़ें सिंपल। तो एक बार इसको देखना दोबारा से, ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुलीनता के क्या हैं, रेमिनेंट्स बचे हुए हैं, शेष अवशेष हैं, जो अब लगभग अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। और ये ऐसा लगता है कि नोबिलिटी का
प्रतीक हैं। डाउट निसंदेह रूप से ये इसके अंदर किसके अंदर छुपी पड़ी है, ये एक धुंधली सी अंधेरे की वजह से और एक क्या त्यागे हुए नोबिलिटी की वजह से इसके अंदर जो दिखती नहीं है साफ साफ, लेकिन कभी कभी ये जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये कभी गुड ब्लड इनके अंदर छुपा रहता है और जेंटल कंडीशंस भी इनके अंदर छुपी रहती है, जो कि लॉस्ट एंसेस्ट्री से मिली है इनको और लैप्स्ड पेडिग्री से मिली है। ये प्री मैच्योर अप्रेंटिस है जिनके इन टेंडर विक्टिम्स के अंदर, यानी ये बालकों के अंदर उम्र से पहले, परिपक्वता से पहले क्या आ चुकी है, नौवीस ये बन चुके हैं, नवसिखिए बन चुके हैं। ये हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं इस बात को लेकर के। मुझे डर भी लगता है कि ये अब छुपे रह गए हैं अपने माँ बाप से और इनके अंदर जो शैशवी, ऐसा लगता है कि इनको बचपन में ही क्या कर दिया गया, अपहरण कर लिया गया इनकी माँ के यहाँ से इनके अंदर। क्यों? क्योंकि अभी भी इनके अंदर सभ्यता के बीज हैं और वास्तविक शिष्टाचार हैं, ठीक है ना। और कई बार ये मेरे को पहचानने में देखा है कि इसके अंदर इन यंग ग्रेफ्ट्स के अंदर जो किसी व्यवस्था की वजह से इनको गोद दे दिया जाता है और कई सारी माएँ अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, है ना। और उन बच्चों को पुरानी कहानियों में हमने सुना है, परियों वाली कहानी में, कि परियां अपनी माँ से या उनकी माँ से उन बच्चों को ले जाती है। तो अगर किसी यंग मॉन्टेग्यू को, मतलब किसी बच्चे को अगर उसकी माँ वापस पाले, तो ये समझ लो कि उन कई उदाहरणों में से एक होगा जो असुधारी और निराशापूर्ण हानियाँ होती हैं। आगे देखो, इन वन ऑफ द स्टेट बेड्स, एक राज्य का बेड था साहब, ठीक है ना। एक किसका? अरुंडेल कैसल का। अरुंडेल कैसल एक किला है और ये किले में जो मतलब लॉर्ड रहते हैं, देवता, या जो लॉर्ड मतलब ये कह दो कि किंग्स रहते हैं, और उन किंगली बेड्स पर वो क्या आ जाता है, एक बार क्या ये जो बालक है आ जाता है। तो देखो कैसे आया था। एक फ्यू ईयर्स सिंस अंडर ए ड्यूकल कैनोपी, कुछ साल पहले की बात है कि एक ड्यूकल कैनोपी लगी हुई थी, मतलब राजाओं की एक कैनोपी लगी हुई होती है बिस्तरों के ऊपर, एक यूं ऐसे कैनोपी लगी रहती है, जिसको अपन आज के ज़माने में मच्छरदानी टाइप की कहते हैं। तो दैट सीट ऑफ हावर्ड्स इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये हावर्ड जो राजा हैं, जो अरुंडल कैसल में रहते हैं, इनकी जो सीट होती है, इनकी जो गद्दी होती है, वो एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न है। मतलब ये ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई देखना चाहता है टू विजिटर्स, और विजिटर्स के लिए जिज्ञासा का ये एक बहुत बड़ा पहलू है। चीफली फॉर इट्स बेड, और मुख्य रूप से ये अपने बेड के लिए जाना जाता है, इन विच जिसमें द लेट ड्यूक, जो स्वर्गीय ड्यूक है, ठीक है ना, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वॉज स्पेशली एक कॉनोइजर, वो हमेशा एक कला पारखी के रूप में बैठे रहते थे। मतलब उनके सामने डांस परफॉर्मेंस वगैरह चलती रहती थी और वो वहाँ पर बैठे रहते थे, ठीक है ना। क्या है, एनसर्किल्ड विद कर्टेन्स, अब ये क्या घिरा हुआ रहता था, मतलब ये पूरी तरह से कवर्ड था किससे, पर्दों से, ऑफ डेलिकेट क्रिम्सल, जो कोमल कोमल लाल रंग के पर्दे थे, विद स्टेरी कोरोनेट्स, और उनमें क्या है, तारा, जो तारों वाली कोरोनेट्स यानी होते हैं मुकुट, तारों वाले मुकुट जो हैं इन वुमन वहाँ पर बुने हुए थे, ठीक है ना, बुने हुए, फोल्डेड, और ये घड़ी किए हुए रखे थे कर्टेन्स बिटवीन अ पेयर ऑफ शीट्स, एक शीट के पेयर के बीच में, मतलब दो शीट्स रखी थी उनके बीच में, विद विटर, वाइटर, बिल्कुल सफ़ेद थे, एंड सॉफ्टर, और बहुत नरम थे। देन द लैप, उस लैप के, उस गोदी से नरम, वेयर, जहाँ पर वीनस, वीनस नाम की जो देवी है, लल्ड यानी लोरी गा करके अपने एस्केनियस नाम के पोते को सुलाती थी। एस्केनियस जो है वीनस की गोद में जो सोता था, ये दादी है वीनस उसकी, तो सोते समय जो इतना सॉफ्टर और जितना वाइटर उसको वीनस की गोद लगती थी, उससे भी ज़्यादा वाइटर थे ये बेड, है ना। और यहाँ पर पूरी तरह से ये क्या है, कंपैरिजन की गई है और हाइपरबोली के साथ। वो डिस्कवर्ड बाई चांस, वहाँ पर अचानक से एक क्या दिख गया, आफ्टर ऑल मेथड्स ऑफ सर्च, कई सारी तलाशों के बाद, हेड फेल्ड, जब सारी तलाश खत्म फेल हो गई थी कि कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, बच्चे की उम्मीद, जो चिमनी स्वीपर है उसकी कहाँ उम्मीद करेंगे कि साहब कहीं गली में पड़ा होगा, कहीं कोने में होगा, लेकिन वो कई ऐसी फेल सर्च के बाद, एट नून डे, दोपहर में, फास्ट अस्री, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ, मुझे एक चिमनी स्वीपर मिला भाई साहब, कहाँ, उन बेड के बीच में, ठीक है ना, बेड पर, जिस बेड पर कभी हावर्ड किंग सोया करते थे। द लिटिल क्रिएचर, ये छोटा सा प्राणी, हैविंग सम हाउ कन्फाउंडेड, पता नहीं कैसे उसने कन्फाउंड कर लिया था, मतलब प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, हिज पैसेज, अपना रास्ता, अमंग द इंट्रिकेसीज, उन जटिलताओं में, है ना, पता नहीं कैसे उसने कन्फाउंड किया था, कैसे ढूंढा था अपना वो रास्ता उन जटिलताओं में जो उस बड़ी सी चिमनी के है। भाई महल की चिमनी बड़ी होती है, और उन बड़ी चिमनियों के, उस बड़ी सी चिमनी के क्या किया था, जटिलताओं में उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, बाई सम अननोन अपर्चर, पता नहीं किस एक अपरिचित सी छेद से होकर, किस एक अनजान सी छेद से होकर के, हेड लाइटेड अपॉन, ये उतर गया, है ना, ये उतर गया, इज मैग्निफिसेंट चैम्बर, दिस इस मैग्निफिसेंट, इस भव्य से कक्ष में,
पता नहीं किस में से होकर के ये भव्य से कक्ष में उतरा, भगवान जाने। एंड और भाई साहब देखो, एंड टायर्ड विद दिस टीडियस एक्सप्लोरेशन, और अपनी थकावटी एक्सप्लोरेशन होती है तलाश, अपनी थकावटी तलाश के कारण से उसने भाई तलाश की थी, कालिक जो थी जहाँ जहाँ पहुँचने की और वो रास्ता ढूंढने की, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की जो उसकी थकावटी तलाश थी, उसके बाद वो वॉज अनेबल टू रेसिस्ट, वो विरोध नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। क्या नहीं रोक पाया? द डिलीशियस स्वादिष्ट सी इन्वाइटमेंट, उस मनोरम आमंत्रण को जो कौन दे रहा था उसको, वो बिस्तर दे रहे थे, क्या करने के लिए? रिपोज, सोने के लिए। भाई वो थक गया था बहुत, तो बिस्तरों पे आके सो गया। बेची देयर सॉ एग्जिबिटेड, जो कि वहाँ पर उसने प्रदर्शित देखे थे, मतलब बिछे हुए देखे थे, एक तरह से बिछे हुए। भाई हॉवर्ड किंग के जो बिस्तर है वो वहाँ पर बिछे हुए थे। सो कीपिंग बिटवीन, इसलिए वो क्या हो गया, रैंक करके बिटवीन द शीट्स, उन शीट्स के बीच में चला गया, वेरी क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप। लेड इज ब्लैक हेड, और उसने अपना काला सा सिर उसके ऊपर रख लिया, किसके ऊपर? पिलो के ऊपर, एंड स्लेप्ट, और सो गया। लाइक ए यंग हावर्ड, मानो कि एक छोटा हावर्ड हो, और ये प्रिंस जैसा लग रहा था। इसका मतलब चार्ल्स लैम्ब कहना चाहते हैं कि इसके अंदर नोबिलिटी के गुण थे, इसके अंदर राजाओं और रॉयल परिवार के गुण थे। आगे देखो, सच इज द अकाउंट गिवन टू द विजिटर्स, ये वो कहानी है जो कि आगंतुकों को सुनाई जाती है, जो देखने आते हैं किसको? द कैसल, किले को देखने आते हैं, तो ये कहानियां सुनाई जाती है। बट आई कैन नॉट हेल्प सीमिंग टू परसीव, लेकिन मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा है, अ कन्फर्मेशन ऑफ वॉट आई कैन नॉट हैव हेल्प सीमिंग, मतलब मैं ये चीज़ यो कह रहा है कि ये चीज़ मैं प्रतीत करता हुआ सा प्रतीत, मतलब मुझे ये देखो, कैन नॉट हेल्प का मतलब होता है नहीं कर सकता, सीमिंग यानी प्रतीत होना, टू हेल्प परसीव यानी पता लगाना, पता लगाना, एक कंफर्मेशन यानी एक पुष्टि ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट हिंटेड एट इन दिस स्टोरी, मतलब मैं रोक नहीं सकता अपने आप को पता लगाने से, मैं इसकी पुष्टि करने जरूर जाऊंगा। और व्हाट आई हैव जस्ट हिंटेड, जो कि मैंने अभी आपको हिंट किया है कहानी के अंदर, भाई मैं अपने आप को पता लगाने से रोक नहीं सकता, मैं पता जरूर लगाऊंगा। ए हाई इंस्टिंक्ट, एक बहुत उच्च प्रवृत्ति है किस बालक के अंदर? इस स्वीप के अंदर, वॉज एट वर्क, जो काम कर रही थी इन दिस केस, इस केस में। और आई एम मिस्टेकन, या फिर हो सकता है मैंने गलती की है, मतलब या हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ कहानी, तो एक बार पता लगाने जरूर जाऊंगा, ठीक है ना। इज इट प्रॉबेबल, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है दैट ए पुअर चाइल्ड ऑफ द डिस्क्रिप्शन की, वो विवरण जो मैंने आपको इस गरीब बच्चे का किया है, इस कालिक लगे हुए बच्चे का किया है, विद वॉट एवर बियरीनेस, चाहे कैसी भी थकावट हो जा, क्या उसके अंदर हिम्मत है? ही माइट बी विजिटेड, कि वो विजिट कर जाए, वुड हैव वेंचर्ड, और वो इस तरह की हिम्मत दिखा जाए, क्या हिम्मत दिखा जाए, हिम्मत दिखाना। अंडर सच ए पेनल्टी, कि भाई उसको पेनल्टी मिलेगी अगर वो ड्यूक की कैनोपी में सो गया, तो एज ही वुड बी टॉट टू एक्सपेक्ट, जैसे कि उससे सिखाया जाता है, ये उम्मीद रखे वो कि उसको पेनल्टी मिलेगी, क्योंकि बच्चे को हर छोटी छोटी बात पर पेनल्टी दी जाती है। तो टू अनकवर द शीट्स, कि क्या वो खोलेगा ऐसी शीट्स को जो ड्यूक के बेड की है, एंड डेलिबरेटली, और जानबूझ करके लिटाएगा अपने आप को, भाई मैं तो ये जानना चाहूँगा भैया, है ना। और क्या करेगा किस में? उन बिस्तरों के बीच में। वेन द रग, जब रग और द कारपेट, और जो दरी है, प्रेजेंटेड ऑन एन ऑब्वियस काउच, वो साफ साफ उस गद्दे को दिखा रही है, उस सोफे को दिखा रही है, स्टिल, फिर भी, फार अबव द प्रिटेंशंस, मतलब मुझे तो लगता है ये कोई बहाना होगा, ये दिखावा होगा, ठीक है ना। इज दिस प्रोबेबल, क्या ये संभव है? मतलब अपन यूँ कह सके वो गलती से सो गया, तो गलती तो संभव नहीं लग रही, क्योंकि जब साफ साफ वो बेडशीट और वगैरह सब दिखा रही है कि ये ड्यूकल कैनोपी है इसमें उस बच्चे के लिए, और बच्चे को पता है कि मुझे पेनल्टी मिलेगी इस पर, फिर भी वो सो गया होगा, क्या ये संभव है? वो कह रहा है क्या ये संभव है? आई वुड आस्क, मैं ये पूछूंगा, इफ द ग्रेट पावर ऑफ नेचर, कि अगर प्रकृति की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, विच आई कंटेंट फॉर, जिनके लिए मैं आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, जो तर्क कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं आपसे बहस कर रहा हूँ, हैड नॉट बीन मैनिफेस्टेड, क्या वो नहीं दिखी होगी विद इन हिम, उसके अंदर? आपको नहीं दिखी होगी क्या? भाई इतनी चीजें बता चुका हूं, दिखती है, दिखती थी विद इन हिम, उसके अंदर प्रॉम्प्टिंग जो उसे उकसा रही थी, क्या करने के लिए? टू द एडवेंचर, की वो इस तरह का साहसिक काम करे, इस तरह का दुस्साहस दिखाए, उकसाना। उसके अंदर कहीं ना कहीं वो भाव छुपा पड़ा था, नोबिलिटी का भाव छुपा हुआ था, डाउटलेस, निसंदेह। द यंग नोबल मैन, ये जो छोटा सा ये श्रेष्ठ बच्चा था, फॉर सच माई माइंड मिसगिव्स, और ये मेरा विचार मेरे को, या मेरा दिमाग इस बात को मुझे गलत तरीके से समझाता है, दैट ही मस्ट बी, कि वो होगा ही 100%। बहुत अलोड, उसे आकर्षित किया गया, किसके द्वारा आकर्षित किया गया? उसको आकर्षित किया गया बाई सम मनी,
मेमोरी, किसी याद से, मतलब उसके दिमाग में अचानक से कोई याद आ गई होगी कि मैं कभी ऐसे रहा होगा, मैं अपनी माँ के साथ ऐसे यहाँ पर बेड पर यहाँ सोया हुआ हूँगा, या पापा के साथ सोया हुआ हूँगा, या मैं ऐसे ही बिस्तरों पर सोया हुआ हूँगा। तो ये विचारधारा ही थी जो उसको आकर्षित करती है, नॉट अमाउंटिंग टू फुल, है ना, फुल कॉन्शियसनेस। और वो किसी प्रकार से एक अमाउंट नहीं बनती, क्या, उसकी जागरूकता के लिए, मतलब उसको जागरूकता प्रदान करने से रोकती नहीं है। ऑफ हिज कंडीशन इन इन्फेंसी, किसमें, उस स्थिति के लिए जो उसके शैशव अवस्था में थी, मतलब उसकी शैशव अवस्था में जो एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जिसमें वो ड्यूकल कैनोपीज या रॉयल चीज़ों में सोया करता था, रॉयल बेड पे सोया करता था, उसी की यादों ने उसको वहाँ खींच लिया था। व्हेन ही वॉज यूज टू बी लेफ्ट, जब उसे वहाँ सुलाया जाता था बाय हिज मदर, अपनी माँ के द्वारा, और उसकी नर्स और उसकी केयर टेकर या उसकी धाई के द्वारा, इन जस्ट सच शीट, ऐसी ही शीट में, एज ही देयर फाउंड, जहाँ पर उसने ये पाई है, इन टू बी, जिसके अंदर ही वॉज, वह था अब, बट लेकिन क्रीपिंग बैक एज इन टू इट्स हिज प्रॉपर इनकोनाबुला होते हैं अपने ये चैम्बर, ये बिस्तर, ठीक है ना। तो ये अपने प्रॉपर इनकोनाबुला में ये चला गया था, अपने जो उचित अपने बिस्तरों पर ये लेट गया था, एंड रेस्टिंग प्लेस, और वो आराम करने वाले स्थान पर सो गया था। बाय नो अदर थ्योरी, मेरे पास और कोई दूसरा सिद्धांत तो इसका है नहीं, देन बाय द सेंटीमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टेंट स्टेट, और मेरे अंदर तो एक यही भाव है कि इसकी जो इसके अंदर पहले से ये अवस्था मौजूद थी, एज आई मे कॉल इट, जैसे कि मैं इसे कह सकता हूँ, कैन आई एक्सप्लेन, क्या मैं एक बात समझाऊं तुमको, अ डीड सो वेंचरस, कि ये जो एक ऐसा काम था, ये बहुत ही साहसिक काम था, एंड इंडीड, और वास्तव में, एनी अदर सिस्टम, की कोई भी ऐसी प्रणाली, सो इनडेकोरस, जो इतनी सजावटी है, इन दिस टेंडर, इस कोमल से बच्चे के अंदर, बट अनरीजनेबल स्लीपर, लेकिन ये अकारण क्या बन गया, अकारण स्लीपर बन गया, एक सोने वाला बन गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरी प्रणाली इसके अंदर काम कर रही होगी, कोई दूसरा सिस्टम काम कर रहा होगा, मुझे तो इसकी पुरानी याद ही लग रही है। इस पुरानी याद की वजह से ये एक सजावटी और एक कोमल सा बच्चा सजावटी बिस्तरों पर बिना किसी कारण के लेट गया, और कोई कारण नहीं रहा होगा। वो साफ साफ कारण बताता है कि ये जो बच्चा है ये ड्यूक की कैनोपी में क्यों सोया है, क्योंकि इसको ये जो टेंडरनेस है, इसकी जो बिस्तरों की टेंडरनेस है, उसने अट्रैक्ट किया, क्योंकि बचपन में भी शायद ये इसी तरह के बिस्तरों पर सोया करता था। तो उम्मीद है दोस्तों ये अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलेंगे ये जेम वाइट की तरफ। ये जेम वाइट जो हैं, एक तरफ जेम वाइट है, एक बार जेम्स वाइट है, तो इन पर हम चलेंगे। और ये क्या करते थे, एक एनुअल फीस्ट लगाते थे, एक वार्षिक दावत, जो इन छोटे बच्चों को क्या करते थे, इनवाइट करते थे। अब ये मर गए तो दावत जो है थोड़ी बुरी दावत में बदल गई। यहाँ पर बच्चे आते थे, खाना खाते थे और आनंद लेते थे पूरी इस दावत का। तो दोस्तों इस दावत वाले पोर्शन को हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।